हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ क्लास का अकाउंट्स। ट्वेल्थ क्लास के अकाउंट की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं तुम लोगों को बता देता हूं, जो कि बहुत ही छोटी बातें, लेकिन ट्वेल्थ क्लास का अकाउंट पढ़ते समय तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, तुम लोगों ने 11th क्लास का अकाउंट पढ़ा है, जहां पर क्या चलता है? जहां पर चलता है लगभग 50% न्यूमेरिकल डाटा और 50% चलता है थियोरेटिकल डाटा। इसका मतलब ये हुआ कि 50% एग्जाम में क्या आती है? थ्योरी, और 50% क्या आता है? न्यूमेरिकल। मैंने मोटे मोटे तौर पर बताया है, हालांकि 50% थ्योरी आती नहीं है, कम आती है, और 50% न्यूमेरिकल आता नहीं है, ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन मैंने मोटे मोटे तौर पर बात बोली है कि ये है 11th क्लास की बातें। अब जरा बात करते हैं 12th क्लास की। अब हम बात करेंगे 12th क्लास की। 12th क्लास में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे कह सकता हूं कि 98% तुम्हें क्या देखने को मिलता है वहां पर? न्यूमेरिकल डाटा। मतलब कि 98% क्या देखने को मिलेंगे? न्यूमेरिकल्स। मतलब कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस जैसे मैथ्स में होते हैं। ठीक है, और मुश्किल से 2 या 2.5% तुम्हें क्या मिलती है? थ्योरी। मतलब पूरे पेपर में 7 से 8 नंबर की तुम्हें थ्योरी मिलती है। पूरे पेपर में कितने नंबर की थ्योरी मिलेगी? 7 से 8 नंबर की थ्योरी, और वो भी ऐसी थ्योरी होगी जिनको बच्चे न्यूमेरिकल के बेस पर या थोड़ा सा पढ़कर आराम से कर लेते हैं। तो 12th क्लास में हमें बिल्कुल भी टेंशन थ्योरी की नहीं लेनी है। पूरी पूरी टेंशन किसकी लेनी है? न्यूमेरिकल की भी, और उसकी भी तुम्हें नहीं लेनी, मेरे ऊपर छोड़ दो वो सारी टेंशन। ठीक है, तो ये मुझे बातें बतानी थी। अब हम बिल्कुल तैयार हैं 12th क्लास का अकाउंट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं इस पार्ट को क्या कर देता हूं? रब कर देता हूं। ठीक है, इतना बेसिक काफी है। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, 12th क्लास अकाउंट में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना वॉल्यूम 1, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पार्टनरशिप के नाम से। ठीक है, और पार्टनरशिप के अंदर जो पहला चैप्टर है ना, वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, वो क्या है? वो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? एनपीओ का मतलब क्या होता है? एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ नाम से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है नॉन प्रॉफिट, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, सेवा भाव से काम करता है। फॉर एग्जांपल मेरे को ले लो, मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूं, सेवा भाव से डालता हूं, मुझे कोई पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं तुम लोगों से। हालांकि मुझे इनकम होती है, लेकिन तुम लोगों से थोड़ी ना होती है। तो एक तरीके से मैं सेवा भाव से वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, तो ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पैसे के लिए काम नहीं करते, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं तुम्हें ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट नहीं बताऊंगा। मेरा काम क्या है? न्यूमेरिकल अप्रोच करवाना। ठीक है, मेरा काम यहाँ पर क्या है? मेरा काम यहाँ पर न्यूमेरिकल अप्रोच है, तो मेरा फोकस भी किस पर रहेगा? न्यूमेरिकल अप्रोच पर। ठीक है, तो ज्यादा थियोरेटिकल बैकग्राउंड में हम खुद ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या होए करेगा, मैं किस तरीके से तुम लोगों को पढ़ाऊंगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले मैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट तुमको दूंगा। पहले मैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट तुमको दूंगा। ठीक है, और फिर उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम अगर ये सोच रहे हो कि 12th क्लास की अकाउंट के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख जाओगे और क्वेश्चन खुद से कर लोगे, तो थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। टीचर की तो तुमको जरूरत पड़ेगी, और मैं हमेशा तैयार हूं। मैं वो टीचर हूं यूट्यूब पर जो तुम लोगों को लगभग सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन टीएस गरेवाल के जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जो चैप्टर है अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि तुम्हारी फर्स्ट वॉल्यूम का स्टार्टिंग का चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा? इसके अंदर तुम्हें 3 तरह के टॉपिक देखने को मिलेंगे। एक होता है अपना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 2, टॉपिक नोट करते चलना, बिल्कुल इस मेरी वीडियो को यूट्यूब वीडियो की तरह मत लेना। मेरी वीडियोस को एक ट्यूशन की तरह लेना, जैसे कि तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो। अगर तुम ट्यूशन की तरह लोगे तो मैं भी ट्यूशन की तरह पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल ईमानदारी से प्रॉपर एक रजिस्टर बनाओ और उस पर नोट्स बनाओ। जैसे बोर्ड पर बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, कोई नाटक नहीं करना है यहाँ पर। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक टॉपिक होता है, और एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरी बात, एक होती है अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। अपनी तो खैर कुछ नहीं होती आजकल, अपनी तो आजकल जिंदगी भी नहीं है, है ना।
चौथा चौथा टॉपिक होता है यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट। तुम्हें इस चैप्टर के अंदर ये कितने टॉपिक देखने को मिलेंगे, ये मेनली 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक है छोटे छोटे, ठीक है। मेन टॉपिक कौन से, मेन टॉपिक ये है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब मैं तुम्हें कुछ राज की बातें बता देता हूं, ठीक है। अक्सर एग्जाम में इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन तैयार किया जाता है। कितने नंबर का तैयार किया जाता है, 6 मार्क्स का, 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। एक राज की और बात बता देता हूं, जब 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो ज्यादातर 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से पूछा जाता है, इस टॉपिक से। तुम कहोगे ऐसा क्यों, ओपनिंग बैलेंस शीट से क्यों नहीं आता, वो क्या हम फालतू में पढ़ रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्यों नहीं आता, वो क्या हम फालतू में पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन के अंदर अगर ये तीनों चीजें पूछ लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। और तुम्हें मालूम है अकाउंट का पेपर किस चीज के लिए जाना जाता है, अकाउंट का पेपर जाना जाता है लेंथीनेस के लिए। जब बच्चा अकाउंट का पेपर करके निकलता है ना 12th क्लास में, बच्चे के 2 जवाब होते हैं कि पेपर बहुत आसान था। ध्यान से सुनो मेरी बात, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि पेपर बहुत आसान था। दूसरा जवाब उसका क्या होता है, थोड़ा सा छूट गया, थोड़ा सा छूट गया। पहले ही क्वेश्चन से तुम्हें एग्जाम में क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड। और स्पीड तुम तभी पेपर में मेंटेन कर पाओगे जब तुम घर पर उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। और रेगुलरली प्रैक्टिस तब करोगे जब तुम उसको लिखोगे। भाई याद तो करना नहीं है, लिखना ही है, सिर्फ लिखना ही तो है। लिखना ज्यादा आसान होता है याद करने से, ठीक है। लिखने में बहुत अच्छी प्रैक्टिस तुम लोगों को हाथ में निकाल कर लानी है, ठीक है। अच्छा, मैं वापस मुद्दे पर आ जाता हूं। देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये तुम्हारे टीएस गरेवाल का एक यूजलेस क्वेश्चन है, यूजलेस टॉपिक, ठीक है। फिर बुक में क्यों दिया गया है, और अगर बुक में दिया गया है तो क्या हम करेंगे नहीं, बिल्कुल। मैं वो टीचर हूं जो तुम्हें हर तरह का टॉपिक जरूर कराऊंगा, ठीक है। चाहे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट ही ना हो, लेकिन वो नॉलेज जरूर देगा। एग्जाम में भले ही ना आए, नॉलेज तो तुम्हें जरूर आएगी, ठीक है। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे। चलो फालतू की बातें बंद करते हुए सीधा मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। यानी कि तुम समझ गए होंगे कि आज की क्लास में मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं। आज की क्लास में मैं सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाला हूं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, इसको स्टार्ट करने की एक वजह यह भी है कि जो तुम्हारा चैप्टर है ना, चैप्टर निकाल लो। तुम्हारे पास मैं मानकर चलूंगा कि क्वेश्चंस होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए। कौन सी बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी नहीं, टीएस गरेवाल, ठीक है। तो टीएस गरेवाल तुम्हारे पास होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर चैप्टर के एंड में। जैसा कि तुम लोग 11th क्लास से 12th क्लास में आए हो तो तुम्हें ये सारी बातें पहले से ही मालूम होगी कि टीएस गरेवाल के अंदर अक्सर क्या देखने को मिलती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो उसके लिए हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं तुम्हें 1-2 बातें बता देता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा। लेकिन क्वेश्चन वही है जिसको मैंने टाइटल में लिख रखा है। तुम लोग टाइटल देख लेना, टाइटल में तुम्हें क्वेश्चन नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, इसलिए क्वेश्चन नंबर वहां पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ूंगा पूरा, तुम्हें मिल आराम से जाएगा बुक में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बुक तुमने खोल ली होगी और क्वेश्चन इस समय तुम्हारे पास है, और टाइटल देखकर तुम्हें क्वेश्चन पता चल ही गया होगा। फिर भी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। देखो, पहले मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बेसिक बातें बता देता हूं। देखो, हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हम ये वाला अकाउंट बनाएंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं। देखो, रिसीट्स, भाई 11th क्लास के बच्चों से मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि वही पढ़कर आए हैं 12th में, कि रिसीट्स का मतलब क्या होता है। रिसीट्स का मतलब होता है पैसा आना या जाना, पैसा आना। रिसीट्स का क्या मतलब होता है, रिसीट्स का मतलब होता है पैसा आना। और पेमेंट का क्या मतलब होता है, पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाना। बस इस अकाउंट को बनाने के लिए यही काम सीखना है, कब कब पैसा आ रहा है, कब कब पैसा जा रहा है। बस ये 2 खेल सीखने। कौन से वाले 2 खेल सीखने,
कब कब पैसा आ रहा है और कब कब पैसा जा रहा है, बस इस अकाउंट को बनाने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था ये टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जस्ट तुमको नॉलेज के लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं भी इस टॉपिक को जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई तुम्हारी बुक के अंदर कोई सी भी चीज यूजलेस नहीं है, वो तुम्हें नॉलेज तो जरूर देकर जाएगी। ठीक है, तो स्केल तुम्हारे पास होना चाहिए प्रॉपर। तुमको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको जाना जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट के अकाउंट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तुम्हें मालूम है यहां पर क्या आती है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। देखो, रिसीट ऊपर डाल देना, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, और अगर क्वेश्चन के अंदर डेट दे रखी है ना, तो वो डेट भी डाल देना। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले मैंने फॉर्मेट बनाया है। तो यहां पर आ जाता है रिसीट्स रुपीज, पेमेंट रुपीज। मालूम है ना, इधर अपना क्या होता है? डेबिट, और इधर अपना क्या होता है? क्रेडिट। अपना तो वैसे आजकल कुछ भी नहीं है, तो फिर भी डेबिट क्रेडिट है। ठीक है, अब हम पहले तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सी आइटम रिसीट है और कौन सी आइटम पेमेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, तभी तो पढ़ाया जा रहा है। अगर बच्चों को पहले से ही पता चल जाए तो फिर टीचर की जरूरत ही क्या रह जाएगी, फिर तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी, है ना? दुकान नहीं बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, बातें बहुत बना ली फोकट की। देखो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, देखो 31 मार्च के बाद है ना ईयर लिखा हुआ है, ईयर। वो ईयर मैं नहीं बोलूंगा। मैं जब भी बच्चों को अकाउंट पढ़ाता हूं तो मैं अकाउंट में ईयर कभी भी नहीं बोलता। अब तुम कहोगे ईयर क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा ईयर क्या है? तो भाई तुम्हें तो पता चल ही जाएगा, तुम्हारे पास बुक है, तुम्हारे पास बुक है और बुक के अंदर एक ईयर लिखा हुआ होगा। ठीक है, हालांकि वो ईयर मैं नहीं बोल रहा, लेकिन यकीन मानो वही ईयर है जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बुक के अंदर लिखा हुआ है 31 मार्च 2025, तो 2025 है। तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है 31 मार्च 2080, तो 2080 है। तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है 2015, तो 2015 है ना? तो मैं क्यों बोलूं, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ तो है। ठीक है, हाँ, तो देखो रेलवे क्लब लिमिटेड का हमें ये काम करना है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और कुछ बातें हमको बता रखी हैं। ठीक है, कुछ बातें इस बंदे ने क्या करी है, इस साल काम करा होगा तो इसको ये सब धंधेबाजी हुई है भाई, काफी सारी आइटम दे रखी है सच कहें तो। बस अब हमें इसमें से पहचानना कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है कैश इन है ना? एक मिनट, हाँ, कैश इन हैंड। ठीक है, तो कैश इन हैंड कितना है? 4390 रुपए। मुझे बताओ, देखो कैश इन हैंड में भी ना स्टार्ट वो लिखी हुई है ईयर, 1 अप्रैल के बाद ईयर लिखा हुआ है। मैं ईयर नहीं बोल रहा भाई, ईयर का क्या करोगे, अचार थोड़ी देना डालना है, जो ईयर लिखा हुआ है वही है बस, है ना? तो देखो कैश इन हैंड, मुझे बताओ इसके पास पैसा कितना है? इसके पास पैसा है 4390 रुपए। तो पैसा तो देखो इधर आएगा सबसे पहले, और किस नाम से आ जाएगा? बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, 4390 रुपए, 4390 रुपए, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, बीडी क्यों? बीडी इसलिए क्योंकि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कभी कभी क्वेश्चन है ना, तुम्हें दोनों तरह के बैलेंस बताएगा बोर्ड पे। देखो, अगर बैलेंस है 1 अप्रैल वाला, बैलेंस कौन सा है? 1 अप्रैल वाला, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और अगर बैलेंस है हमारा 31 मार्च वाला, 31 मार्च, ठीक है, तो वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगली आइटम। अब सब्सक्रिप्शन। अब कुछ बच्चों ने सब्सक्रिप्शन शायद ना सुना और कुछ ने सुना हो, कोई बात नहीं, मैं दोनों के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। देखो, सब्सक्रिप्शन को हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है? चंदा, चंदा मांगना। क्या मांगना? चंदा मांगना। ठीक है, मुझे बताओ, जब तुम किसी से चंदा मांगते हो, चंदा मतलब जैसे कहते नहीं है, हमें मंदिर खुलवाना है थोड़ा सा चंदा दे दो, हमें जागरण करवाना है थोड़ा सा चंदा दे दो, हमारा अनाथ आश्रम है और हम अनाथों की सेवा करते हैं, थोड़ा सा चंदा दे दो इसी बात पर। ठीक है, कैंसर पेशेंट है, चंदा दे दो, बात बात पर चंदा मांगते हैं।
मैं तो कहता हूँ उन्हें चंदा खींच कर लाना चाहिए पूरा। खैर, सब्सक्रिप्शन से पैसा आता है, बताओ ऑर्गेनाइजेशन के पास जब चंदा आता है तो पैसा आएगा ना, तो ये इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इनकम होती है। तो बताओ रिसीट में लिखूं या पेमेंट में लिखूं? सब्सक्रिप्शन से इन लोगों के पास पैसा आता है, जाता नहीं है। मुझे बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन तुमको पैसा आकर देते हैं या तुमसे पैसा मांगते हैं? तुमसे चंदा मांगते हैं, अमीरों से मांगते हैं, गरीबों को देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इनके पास पैसा आता है सब्सक्रिप्शन, तो लिख दो टू सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए हैं भाई? भाई अच्छा खासा पैसा लूट लिया इन लोगों ने तो। वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वैसे देखो 37,600 रुपए का पैसा लूट लिया। इतना पैसा तो मुझे नहीं मिलता। खैर, अगली आइटम क्या है? अगली आइटम है डोनेशन। ठीक है, डोनेशन। डोनेशन भी ध्यान रखना, इन लोगों को ना बड़े बड़े अमीर लोग डोनेशन भी देते हैं। ठीक है, तो इनके पास डोनेशन आती है, ये भी इनकी क्या होती है? रिसीट होती है। 8,000 रुपए की डोनेशन आई है भाई, बहुत ही बढ़िया। इतनी डोनेशन कोई मुझे दे तो मैं तो खुशी के मारे ही मर जाऊं, इसलिए कोई मुझे देता नहीं है, कहीं मर ना जाए। देखो अगली आइटम क्या है? एंट्रेंस फीस। देखो मान लो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है। एबीसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। और कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? एनपीओ। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? एनपीओ। ठीक है, एबीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनपीओ है। ठीक है, और उसमें तुम आना चाहते हो, एंटर करना चाहते हो। तुम इसके क्या बनना चाहते हो? तुम इसके क्या बनना चाहते हो? मेंबर बनना चाहते हो। तुम भी लोगों की क्या करना चाहते हो? सेवा करना चाहते हो। लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, तुम वहां पर जाकर तेल लगाना चाहते हो। खैर ये तो मजाक की बात है। तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हो। बताओ क्या फोकट में बन जाओगे? नहीं, तुम्हें क्या देनी पड़ती है? तुम्हें एंट्री करने की एक एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। तुम्हें एंट्री करने की क्या देनी पड़ती है? एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। वो होती है ये एंट्रेंस फीस। तो मुझे बताओ, जब ये मेंबर आएगा और आएगा तो 1,000 रुपए लाएगा, ये 1,000 रुपए किसके पास जाएंगे? ये 1,000 रुपए जाएंगे एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। क्यों? क्योंकि भाई ये बंदा मेंबर बनना चाहता है तो फ्री में नहीं बनेगा, इस बंदे को क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। और ये पैसे किसके पास आएंगे? ये पैसे आएंगे एबीसी के पास। तो मुझे बताओ ये जो एंट्रेंस फीस है एबीसी के लिए क्या हो जाएगी? रिसीट हो जाएगी ना, क्योंकि उसके पास पैसा आया है। बस दो ही बातें तो सीखनी है, दो बातें सीखनी है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। ठीक है, तो दो बातें सीखने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और ज्यादा काम करना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रेंस फीस भी क्या हो गई? एंट्रेंस फीस भी हमारी क्या हो गई? रिसीट हो गई। तो किधर आएगी? इधर आएगी, इधर आएगी। देखो स्टार्टिंग करी है ना अभी हमने क्वेश्चंस की, इसलिए टाइम लग रहा है और इसलिए मैं आइटम्स को इतना अच्छे से समझा भी रहा हूं। अभी जब हम धीरे धीरे करते जाएंगे और एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर मुझे इतनी सारी बातें तुमको नहीं बतानी पड़ेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमको पहले से ही पता होंगी, इसलिए नहीं बतानी पड़ेंगी भाई, है कि नहीं? खैर, एंट्रेंस फीस कितने की है भाई? 4,300 रुपए। भाई सही लूट रहा है तो एंट्रेंस फीस आ गई 4,300 रुपए। देखो कभी कभी ना कोई आइटम बहुत बड़ी होती है तो मैं शॉर्ट में लिख दिया करूंगा। तुम लोगों के पास तो बुक होती है, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो तुम तो देख सकते हो, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया करूंगा। इसलिए मैं जब भी लिखता हूं मैं बोलता जरूर हूं, तो इसलिए भी ध्यान रखा करो। अगर बोर्ड पे कोई शब्द सही से समझ में नहीं आता है ना, तो वो शब्द मैंने बोला जरूर होगा, और अगर बोला है तो उसे सुन लिया करो। ठीक है, दिखेगा नहीं तो सुनाई तो देगा कम से कम। खैर, अगली आइटम क्या है? देखो अगली आइटम है हाँ, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब होल। बताओ रेंट रिसीव, ये तो नाम से ही पता चला रिसीव, तो लिख दो इधर रेंट। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टू रेंट, तुम लोग ऐसा मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना। तुम क्या लिखोगे? तुम ये पूरा लिखना, रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल, पूरा लिखना होता है। ठीक है, कितने रुपए का रेंट मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन को? 5,250 रुपए का। देखो अगला क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मुझे बताओ कि अब बिजली से पैसे आते हैं या जाते हैं? बिजली से पैसे जाते हैं, तो बताओ ये इसका खर्चा है ना, इसकी वजह से उसके पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा? इसकी वजह से उसका पैसा आएगा।
चलो हम इतनी देर से इधर लिख रहे थे, एक आध आइटम इधर की भी आ गई। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इधर आएंगे और बाय करके आते हैं, तुम्हें ये मालूम है इलेक्ट्रिसिटी, वो सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। और वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये चार्जेस हैं। चार्जेस मतलब खर्चे, खर्चे मतलब पेमेंट, ठीक है। कितने रुपए के चार्जेस हैं? 3,440 रुपए के, बहुत ही बढ़िया। इतना ज्यादा बिल तो हमारा आज तक नहीं आया। चलो खैर, हाँ अगला क्या है? टैक्सेस पेड। बताओ गवर्नमेंट टैक्स लेती है देती है? भाई लेती है, हमसे हमसे लेती है। तो बताओ पैसा जाएगा ना। तुम्हारे पास से टैक्स के लिए पैसा आता है जाता है? जाता है। मेरे पास से टैक्स के लिए पैसा आता है जाता है? जाता है। हर बंदे के पास से जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का वीआईपी है, इनके पास से भी जाएगा। कितने रुपए के टैक्सेस है भाई? 490 रुपए के, बहुत ही बढ़िया। कितने से टैक्स है? बाय टैक्स पेड 490 रुपए। मैंने पहले ही बताया है कि ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ना, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस तुम्हें सिर्फ क्या सिखा रहे हैं? ये क्वेश्चन तुम लोगों को बस सिर्फ इतनी सी बात सिखा रहे हैं कि कौन सी आइटम रिसीट होती है और कौन सी आइटम पेमेंट होती है, कौन सी आइटम रिसीट होती है और कौन सी आइटम पेमेंट होती है। इससे ज्यादा ये क्वेश्चन तुम लोगों को कुछ भी नहीं सिखा रहे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सिखा रहे, ठीक है। तो बस ये है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगली आइटम देखते हैं। हाँ, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। तो देखो ये जो होता है ना, ये भी खर्चा होता है। एक एग्जांपल दे देता हूं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ मतलब खास बंदे होते हैं, कुछ खास व्यक्ति होता है, ठीक है, जो उसको जब वो आता है ना ऑर्गेनाइजेशन में जांच पड़ताल के लिए, तो उसको कुछ सम्मान देना होता है, सम्मान, है ना। मैं हिंदी में थोड़ा दिक्कत आ जाती है लिखने में मुझे, लेकिन मैं फिर भी लिखने की कोशिश करता हूं। सम्मान शायद ऐसे लिखा जाएगा, बाकी मुझे अभी अच्छे से पता नहीं है। सम्मान, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ओनर। ओनर करना, किसी का सम्मान करना, ठीक है। अब मैं बताऊं सम्मान का मतलब ये नहीं कि हाथ जोड़ेंगे पैर छुएंगे, ये सम्मान नहीं होता है आजकल। आजकल सम्मान क्या होता है पता है? आजकल सम्मान होता है पैसा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको कुछ सम्मान दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो बताओ ऑनोरियम की वजह से पैसा आएगा या जाएगा? वो बंदा पैसा लेकर चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या होता है? खर्चा होता है ना। ऑनोरियम अब जब भी दिखाई दे तो ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है? खर्चा होता है। और कितने रुपए का खर्चा हो गया भाई? सेक्रेटरी को कितने रुपए देने पड़ गए भाई? अच्छे खासे पैसे लेकर चला गया, तो वो चालू आदमी निकला, 2500 रुपए लेकर चला गया हमारे। भगवान करे। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब सी है भाई, देखो शायद मैंने इसको प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं करा होगा। ऑनोरेरियम, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है प्रोनाउंसिएशन में, है ना। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, बड़ी दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। खैर मैंने समझाया पूरा है। तो ये क्या होता है? ये एक तरीके का खर्चा होता है। और अगर खर्चा होता है तो कहां पर आएगा? पेमेंट में। मैंने तुम्हें बता, फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मैं ये एबीसी क्लब चलाता हूं। क्या चलाता हूं? एबीसी क्लब चलाता हूं। और मैंने मोदी को अपने क्लब में बुलाया। मैंने मोदी को क्लब में बुलाया एक तरीके से मिनिस्टर के तौर पर, लोगों को प्राइजेस देने के लिए, ठीक है। बताओ फ्री में आएंगे? नहीं, क्या देना पड़ेगा? सम्मान के भूखे हैं लोग, सम्मान के, ठीक है। सम्मान मतलब हाथ नहीं जुड़वाते, कहते पैसे दो में, पैसे, है ना। सम्मान हाथ जोड़ के क्या चार डालेंगे? पैसे दो में, 10 लाख रुपए पर मंथ दो, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है, होना भी चाहिए, है ना। खैर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ ये जो इंटरेस्ट हमको मिला है, नाम से ही पता चल रहा है क्या दिखाई दे रहा है? रिसीव्ड। रिसीव्ड है तो बताओ पेमेंट में आएगा या रिसीट में आएगा? भाई सीधी सी बात है, रिसीट में आएगा, ठीक है। तो लिख दो जब इधर आएगा। हाँ पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। टू इंटरेस्ट, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, लेकिन तुम लोगों को ये पूरा लिखना चाहिए। तुम लोग वैसे भी ईमानदार बच्चे हो भाई, मेरी तरह चालू बच्चे तो तुम हो नहीं, ठीक है। कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला है? 2950 का। देखो जल्दबाजी में ना मैं इधर आइटम ही लिखना भूल गया, अमाउंट लिखना भूल गया, मतलब हाँ ऑनोरियम का अमाउंट था 2500, है ना। देखो जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा ना फुल फोकस पता है किस पर होता है? समझाने पर।
तो कभी कभी क्या होगा अकाउंट में, है ना, जैसा कि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं, तो मैथ्स में भी तो अक्सर क्या होता है जल्दबाजी में या तो यहाँ पर कुछ गलत लिख देता हूँ, बोला होगा सही, समझाया भी सही होगा, लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ गलत, या लिखना भूल जाता हूँ, या फिर यहाँ पर कुछ गलत लिख देता हूँ, लिखना भूल जाता हूँ। तो इतनी बात तो मैं भी समझता हूँ कि तुम लोग समझदार हो और उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो में तुम मुझे चेक तो हाथों हाथ तो बता नहीं सकते कि ये गलती है ना, जो मैं सही कर दूं, और अगर मुझे पता चल जाता है तो मैं खुद ही सही कर देता हूँ भाई, जैसे अभी अभी मुझे ध्यान आ गया, है ना। अगली आइटम देखते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो देखो ये जो प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा होता है ना, ये पेमेंट करनी पड़ती है, प्रिंटिंग का खर्चा आता है, प्रिंटिंग वगैरह हमारे किस में आती है, पेमेंट में आती है। तो लिख लो, कभी कभी क्या होगा, ये जो प्रिंटिंग है ना, इस क्वेश्चन में तो एक साथ दे रखी है प्रिंटिंग और स्टेशनरी, और कभी कभी ये अलग अलग दे देते हैं, तो एक ही बात है, अलग अलग देंगे तब भी खर्चा है और एक साथ देंगे तब भी खर्चा है। तो कितने रुपए का खर्चा हो गया, 350 रुपए का। बताओ, अच्छा खासा प्रिंटिंग पर खर्चा करवाया है। फिर क्या है, पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो छोड़ो, मैंने पहले ही बताया था, थियोरिटिकल पार्ट हम नहीं करेंगे। अगर तुम थ्योरी ही पढ़ना चाहते हो तो मैं तो खूब पढ़ा दूं, मैं तो 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस बनाकर वीडियो बनाकर डाल दूं, ठीक है, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि उससे नॉलेज तो खूब मिलेगी, मजा भी खूब आएगा, क्योंकि मैं थ्योरी भी बड़े मजेदार तरीके से पढ़ाता हूं, लेकिन पेपर में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो वो काम करेंगे, पेपरों की बात कर लेंगे तसल्ली से, अभी छोड़ो, ठीक है। हाँ, पेटी कैश एक्सपेंसेस, मुझे बताओ, नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंसेस, अगर खर्चे हैं तो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा पेमेंट में, ठीक है। तो लिख लो बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस। देखो पेटी कैश एक्सपेंसेस में मैंने पीसीई लिख दिया, तुम लोग ऐसे मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना। हाँ, कितने रुपए हैं, 900 रुपए, बहुत ही अच्छे। अगला क्या दिखाई दे रहा है भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है ना हमको, और अगर भरना पड़ता है तो क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। हमको क्या भरना पड़ता है, हमको इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। हमको क्या भरना पड़ता है, हमको इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है, और अगर भरना पड़ता है तो ये हमारे लिए खर्चा है, और अगर खर्चा है तो भाई 310 रुपए, बिल्कुल सही। तो देखो मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, मतलब गंदी है, लेकिन तुम्हें भी मालूम है पेपर मुझे नहीं देना, पेपर तुम लोगों को देना है, ठीक है। तो मेरी राइटिंग को बुरा बताने वाले लोगों, अपनी राइटिंग को ठोको, है ना, ये तो शेर बन गया। खैर, इंश्योरेंस पेड, देखो सारी आइटम खत्म हो गई है, अब हम तैयार हैं इसका टोटल वगैरह करने के लिए। और एक बार चेक कर लेता हूं कोई आइटम हमारी रह तो नहीं गई, नहीं, ठीक है। तो हम टोटल करते हैं, देखो टोटल करने का बिल्कुल वैसा ही तरीका है, तुम्हें याद होगा 11th क्लास में कैसे करते थे, है ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों का टोटल रफ में चेक करेंगे। देखो ऐसे डबल लाइनें आती हैं हायर टोटल के अंदर, ठीक है। पहले मैं टोटल करके देख रहा हूं कि कहां का ज्यादा आएगा। देखो इतना तो तुम्हें भी मालूम है, साफ पता चल रहा है यहां का ज्यादा आएगा। देखो मैं टोटल करता हूं, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं भाई, सीधी सी बात है, मैं क्यों छुपाऊं, मेरे पास कैलकुलेटर है भाई। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा तुम लोगों से कि तुम लोग ऐसा मत करना भाई, क्योंकि पेपर में तुम्हें कैलकुलेटर मिलने नहीं वाला, इसलिए मैं तो ये कर रहा हूं, ठीक है। मैं एक बार इसका हायर टोटल चेक कर लेता हूं, 62,490, बिल्कुल सही। 62,490, 62,490, बोर्ड पे देखना जरा, जो बड़ा टोटल होता है ना हायर टोटल, वो टोटल दोनों कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, बड़ा टोटल यहां का आया था तो बैलेंस यहां पर बनेगा बाय बैलेंस, और क्या बनता है क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी। तो क्लोजिंग बैलेंस यहां का बनेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहां का क्या आ रहा है। देखो इसमें से ये सारे हटा देने हैं, मतलब माइनस कर देने हैं। तो देखो 3,440 हमने माइनस करा, 490 माइनस करा, 2,500 माइनस करा, 350 माइनस करा, 900 हटा दिए, 310 हटा दिए। तो देखो ये तो अजीब सा आई है, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। 62,490 में से मैंने माइनस करे 3440 माइनस 490 माइनस 2,500 माइनस 350 माइनस और 900 माइनस और 310।
54,500 इन बैलेंस, सीडी बैलेंस तो अलग आ रहा है, कोई आइटम रह गई है क्या? अच्छा, सैलरी रह गई, चलो कोई बात नहीं, मेरे से एक गलती हो गई भाई, जल्दबाजी में सैलरी रह गई, ठीक है। तो एक काम करते, कोई नहीं, इसको यहां से हटा देता हूं, इसको बाद में लिख लेंगे, है ना। एक चीज है गई अपनी, मैंने पहले अच्छे से देखा नहीं, कोई बात नहीं, सैलरी वाली आइटम रह गई है, तो एक आइटम और डाल दो यहां पर, सैलरी। देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे ऊपर राइट वाले कॉलम में सैलरी लिखा हुआ था, उसका पता नहीं कैसे ध्यान से उतर गई, ठीक है। 21,500 रुपए की सैलरी बची हुई है, तो बताओ 21,500 रुपए की जो सैलरी होती है ना, ये भी खर्चा होता है। बताओ सैलरी जब पेड करते हैं तो खर्चा ही होता है, पेमेंट होती है, ठीक है। तो 21,500 की सैलरी और आएगी, और अगर मैं 21,500 माइनस करूंगा तो 33,000 आएगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 33,000 आएगा। फिर हमारा आंसर सही आ रहा है, 33,000। उम्मीद करता हूं तुम थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, छोटी सी, है ना, ज्यादा परेशानी थोड़ी ना हुई होगी, है ना, कोई बात नहीं। तो ये हाई टोटल इधर लिख देंगे, और बैलेंसिंग फिगर कितना आई है? 33,000। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया, और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ चुका है।